एक दिन जाना पड़ी है सबके कचहरिया हो संवरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया ना। एक दिन जाना पड़ी है सबके कचहरिया हो संवरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया ना। जेह दिन पाती बलम के आई, कौनो बहाना ना चल पाई, हो कौनो बहाना ना चल पाई। के बनी है घर ही कलोगवा कसी कसी, के रसरिया हो संवरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया ना। कलाकार दर्द में भी होता है तो हंस के तालियां बजाता है, गाता है और दुख को भूल जाता है। हम लोग जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक कलाकार की जाति में जीते हैं और सभी लोग सम्मान। पिताजी नहीं चाहते थे कि ये कलाकार बने, ये सोचते थे कि पढ़ लिख करके कोई अधिकारी या कहीं भी पहुंच जाए। बिरहा में कहाँ कहाँ आप गए, किसके किसके साथ गए? विजय लाल हैं, सुरेंद्र हैं, परशुराम जी हैं और जितने भी इधर राम जन्म जाबाज हैं और श्यामदेव प्रजापति हैं, सभी लोगों से हमने बिरहा गाया। जोगी गीत जो आप गाने लगे, तो जोगी गीत की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? एक तरह से कह लिया जाए तो ग्रामीण अंचल में प्रोग्राम सबके हर विधाओं के कम हो चुके। आज हमारे साथ 60 कलाकार वर्क करते हैं। राजनेता जो है हमेशा कलाकार का शोषण किया। एक गीत हमने गाया था कि मजदूरों से बदतर हालत यारों इस कलाकार की, किसकी बात करूं मैं यारों नेता या सरकार की। ये जो भयावह स्थिति है, इसके बावजूद आपने एक बड़ी टीम बनाई। उस टीम को कैसे, किन किन मुसीबतों और परेशानियों और स्थितियों को झेल कर आपने बनाया? जो हमारे कलाकार उठ के विभाग में चले गए, बड़ा नाम कमा लिए। कलाकारों की बात नहीं की बल्कि कलाकारों का शोषण किया। आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मुन्ना भाई यानी आजमगढ़ के मुन्ना लाल यादव, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अनेक लोक कलाओं से इनका संबंध है। सबसे पहले मैंने इंटरनेट पर जब इनका एक जोगी गीत सुना तो मैं इनकी प्रतिभा का मुरीद हो गया। मुझे लगा कि यह व्यक्ति जो है जोगियों के उस वियोग को पुनर्जीवित कर रहा है जो हमारे बचपन में हमारे घरों में आया करते थे और 2 घंटे सारंगी पर टेरते हुए गुदड़ी मांगते थे। मने महिलाओं की फटी पुरानी धोतियां मांगते थे, जिनको साड़ी इसलिए नहीं कहा जाता था कि पॉलिस्टर की नहीं होती थी। सूती धोती जो है उनको चाहिए होती थी दान में, और इस धोती को पाने के लिए वे 2 घंटे 3 घंटे वहाँ अपनी पीड़ा को, अपने घर से निकलने को, भरथरी की कथाएं कह कह के जिस तरीके से गाते थे कि महिलाएं फूट फूट कर रोने लगती थीं। लेकिन जब धोती देने की बात आती थी तब वो खोजती थी कि सबसे फटी हुई धोती कौन सी है, क्योंकि धोतियाँ खरीदना उस समय किसानों के घरों में दुर्लभ प्रक्रिया होती थी। महिलाओं के पास एक या धोती होती थी, उसमें चकती लगाकर, जिसको पैबंद कहते हैं, वे काम चलाती थीं, और जब उसमें पैबंद की जगह नहीं बचती थी तभी वह रखी जाती थी। ऐसी ही धोतियाँ कभी कभी उन जोगियों को मिलती थीं। मुन्ना भाई को जब मैंने गाते हुए सुना तो मुझे उन्हीं दिनों की याद आई। बाद में पता लगा कि मुन्ना भाई कठघोड़वा, धोबियऊ नाच और इसी तरीके की अनेक समानांतर कलाओं के न केवल जानकार हैं बल्कि एक बहुत बड़ी टीम के संचालक भी हैं। गाजीपुर के और मऊ के, आजमगढ़ के त्रिकोण पर इनका गांव है, और इस तरह से देखा जाए तो उनका पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा भूगोल, जहाँ से वे अपनी सांस्कृतिक समझ की खाद पानी लेते रहे हैं, वो है, यह किसानों का क्षेत्र है, जवानों का क्षेत्र है।
बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों का क्षेत्र है और यहीं से उन्होंने उनके बीच की लोकप्रिय कलाओं को एक बड़ा शिखर दिया, बड़ी ऊंचाई दी। मुन्ना भाई आज हमसे मिल गए हैं और मैं चाहूँगा कि उनके उस जीवट को और उस जिज्ञासा को देखा जाए, जाना जाए कि एक ही नहीं कई कलाओं को इन्होंने साधा और एक बहुत बड़ी टीम बनाई इन्होंने कलाकारों की, और उनके साथ ही लगातार कार्यक्रम करते हैं और इनके कार्यक्रमों की धूम है लगभग। मैं समझता हूँ कि खरिहानी इलाके में किसी से पूछने पर मुन्ना भाई के घर का पता आसानी से कोई बता सकता है। ऐसी उनकी प्रसिद्धि है, ऐसी उनकी ख्याति है। वे लगातार व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, लगातार व्यस्त रहने वाले कलाकार हैं। आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं, तो मुन्ना भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको और पूरी टीम, आपकी पूरी टीम को प्रणाम है, जो लोक कला पर, लोक कलाकारों की दर्द को समाज के सामने रखने का काम कर रहे हैं और ये पूरे विश्व में रखने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, आपकी टीम को धन्यवाद है। चलिए, मैं भी और श्रोता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हम लोगों को सुना करते हैं, देखा करते हैं। सबसे पहले एक कलाकार के बारे में लोगों को प्रारंभिक रूप से जानने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कलाकार कहाँ जन्मा, कब जन्मा, कहाँ से पढ़ा लिखा और कैसे कला में आया। तो ये चारों प्रश्न मैं एक साथ आपसे चाहूँगा कि रखूँ आपके सामने और आप इनका जवाब दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, कब हुआ और आपका बचपन कैसा था। देखिए, जन्म की बात करते हैं तो मैं तो ननिहाल में जन्म लिया। चौकी यही गांव है तरवा के पास जी। मेरा ननिहाल है और हम रहने वाले यहाँ के हैं। जियापुर ग्राम सभा है और तरवा ब्लॉक का हिस्सा है। जियापुर उत्तरी बोला जाता है और हम लोग अपने ब्लॉक के लास्ट गांव पर हैं और वहीं से तीनों जिला का संगम है। हमारे यहाँ से मंगई नदी ऐसे घूम गई है, तो अपने छत से हम लोग बोलते हैं तो गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ तीनों सुनता, आजमगढ़ में तो है ही है। तो ये भी एक सौभाग्य है कि तीनों जिला का संगम है और पूर्वांचल का जो एक माना जाए तो बीचों बीच का हिस्सा है, तो बहुत अच्छा है। और आजमगढ़ जिला में हम रहते हैं। किस सन में जन्मे आप? हमारा 75 में जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1975 मैंने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के दिन आपका भी जन्म जी, हुआ। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। एक महामानव के बाद दूसरे एक महान कलाकार का जन्म हुआ और आप अपनी महानता सिद्ध कर रहे हैं अपने कामों से। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि आप महान कलाकार हैं, आप लगातार अपने कामों से सिद्ध कर रहे हैं। मैंने आपको सुना है और भी सुनूंगा। तो बचपन कैसा था आपका? बचपन बहुत बढ़िया था और समय जितना चला है, हम कलाकारों के लिए इस प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन और आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोगों की मस्त रहती है हमेशा। कलाकार दर्द में भी होता है तो हंस के तालियां बजाता है, गाता है और दुख को भूल जाता है। तो ये बड़ी सौभाग्य है कि एक कलाकार हूँ मैं और अपने पर कभी कभी ईश्वर पर ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि हम एक कलाकार हैं कि सबके दिल में रहते हैं। हम लोग जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक कलाकार की जाति में जीते हैं और सभी लोग सम्मान करते हैं। मुन्ना भाई, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और कैसे आप जो है इस कला की तरफ आपका रुझान कैसे बना? देखें, कला तो हर दिल में होती है। कहा गया संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। तो तानसेन बैजू से लेकर के शुरू से अनादि युगों तक इंद्रासन में मृदंग बजता था। आज जो मृदंग और ढोलक की हम बात करते हैं तो इंद्रासन में इंद्र प्रभावित होते तो संगीत से, तो हर दिल में, जिसमें दिल में संगीत नहीं है वो अधूरा है। तो संगीत तो हर दिल में होता है। वो बच्चा है नहीं कुछ तो अगर गीत सुनेगा, माँ लोरी सुनाती है तो वो खुश होता है, गाता है और आराम से सो जाता है पालने पर। तो बचपन में हम लोग जब उधर रुझान हुआ संगीत का, ये हुआ कि हमको संगीत ही गाना। तो हमारे पिताजी बंगाल में रहते थे। अच्छा।
वहाँ अपनी कपड़े की दुकान थी। तो हम 8 तक तो बंगाल, 6 तक बंगाल में पढ़े और फिर 7-8 यहाँ चले आए। तो वहाँ 1 साल पहले दिसंबर में हो जाता है, तो 7 में हम पास किए, तो यहाँ डायरेक्ट 8 में नाम लिख दिया गया। और यहाँ आए तो हमारे जो साथी मिले, तो एक तरह से उसको कहिए कि अच्छा और बुरा दोनों हो गया। जैसे पढ़ने में हम बहुत टॉपर थे, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ का जो माहौल था, कहा गया संगीत में आदमी कहीं ना कहीं संगत में बिगड़ता है। जी जी। तो यहाँ के जब लड़के मिले तो अरे चल यार चलल जा, तने चना भैलो उख भैलिया तनी उखाड़ल जा और आप फूकल जा। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ बहकाव में आ गए। वहाँ जो गाइडेंस था हमारे पिताजी का, अपने पूजनीय पिताजी को हम नमन करते हैं कि बिल्कुल संत रूप में है, और वो आज तक हमसे नहीं पूछे कि क्या कमाते हो, नहीं कमाते हो, क्या है कैसे। तो पूजनीय पिताजी और माताजी का सानिध्य था। लेकिन जब यहाँ पर आए, पिताजी नहीं चाहते थे कि ये कलाकार बने, ये सोचते थे कि पढ़ लिख करके कोई अधिकारी या कहीं भी पहुँच जाए। लेकिन यहाँ की संगत ने हमको बिगाड़ दिया, फिल्मों की तरफ झुकाव हुआ। फिल्म अपना खूब मजे से देखे हम लोग। कौन कौन सी फिल्म देखी उस समय? शुरुआती कौन सी फिल्म देखी आप? फिल्म तो तमाम फिल्में देखे हम लोग। सबसे पहली फिल्म? सबसे पहली फिल्म हम लोग देखे नदिया के पार। क्या बात है। कौने दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये चूंकि गांव में लगा, तो गांव में बारात आती थी तो ये लग जाता था ना। तो और रामायण का सीरियल भी 84 में जब हम लोगों को होश आया खूब, इंदिरा गांधी जी जब मरे थे, तो हम लोगों को जब होश आया उस समय, तो उसी समय से थोड़ी सी चेतना, जैसे बालक होता है तो क्या हुआ उस समय वो तो भूल जाता आदमी, लेकिन जब ये 7-8 के बाद उसको पूरा अपने जीवन का ज्ञान रहता है कि वो कभी भी जो घटनाएं हैं उसको बता सके। तो अब हम लोग फिल्म देखने लगे। फिर इसके बाद इस गांव में से दूसरे गांव में फिल्म लगी, चलो यार चलते हैं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो छाया थी पिताजी की वो हट चुकी थी। अब यहाँ तो हम एक आवारा लड़के के नाम से, पढ़ने वाले से आवारा हो गए संगत में पाके। पढ़ते भी थे, किताब खोलते थे, अरे यार हमको पढ़ना है, तो साथी आते थे बंद करो यार, चला हो रहा खायल जा, चला हो रहा फूकल जाओ यार, मौसम बयाल है, देखे तू और ऊप पेरा थी, चल गुड़ आलू ले लो, और अपना गू के अपना वो तीर लेके जाते थे हम लोग, और आलू में उसी डाल देते थे, और कढ़ाहा में गुड़ चलता था, उसी में हो जाता। जितना गुड़ पकता था उतना आलू बढ़िया आलू होता था, अपना खाते थे, मजा लेते थे वो। तो ये जीवन बीता। फिर इसके बाद सूबेदार जी हम लोगों से बड़े गायक थे, जैसे उम्र में श्रेष्ठ थे। सूबेदार सरोज? सूबेदार सरोज आपके गांव के ही? हाँ, तो वो रमन गुरु घराने से गाते थे। तो हम लोग जाते थे उनके यहाँ सुनने बैठने। तो जब वहाँ जाते थे तो ये था ना कि एक महेंद्र जी थे, तो वो लोग कहते थे अरे चलो हटो हटो हटो, ये सब आ जाते हैं, जियापुर से चले आते हैं जगदीशपुर सुनने के लिए। फिर हम लोगों के मन में जगा कि अरे यार हम लोग भी गाएंगे। तो हमारे साथ में रहते थे भानु प्रताप यादव, तो वो पहले कहे कि तुम गाओ। तो वो जो है अपना एक तरफ से याद करते थे, दूसरी तरफ भूल जाते थे। अच्छा। हाँ, तो अब वो गा नहीं पाए, गाते थे बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हुआ कि ये भाई ढोलक वोलक आ गई है, अब कौन गाएगा, हमको तो विरह नहीं याद हो रही। तो फिर हमको लोग ये किए, तो हमारे यहाँ सीता यादव जी गाते थे, बड़े भाई थे, और अमरदेव पूजनीय अमरदेव कवि जी यही दमोदरा के हैं, गाजीपुर के। तो हम लोग गए उनके शरण चरण में, गुरु गणेश अखाड़े से वो लिखते हैं। तो अपना जो है उनसे आग्रह किया, तो वो कहे कि कोई बात नहीं है बेटा गाओ। तो डर भी थी पिताजी से, पिताजी बंगाल से आएंगे तो पूछेंगे कि अरे कर क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, तुमको पढ़ना है, पढ़ने के लिए छोड़े। चूंकि अकेले थे माँ बाप के, तो माता जी की जिद थी कि नहीं ये यहाँ रहेगा तो रिश्तेदार आ जाते हैं, आ जाते हैं। बड़ी एक बहन थी तो उनकी शादी हो गई थी, तो ये था कि भगत आ जाएंगे या कोई आ जाएगा, पानी कौन देगा, ये लड़का रहेगा ठीक। तो माता जी यहाँ पर रोक दी, और वहाँ पिताजी से डर थी। एक दिन रात को हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, अब पिताजी पहुँचे तो कहे कि अपना सुन रहे हैं। तो अब हम कोरस बोल रहे थे, तो कोरस बोल रहे थे, फिर वो आके सो गए। तो पता चला कि जाके अपना जो है मम्मी को कहे कि इसको हम बताओ पढ़ने के लिए वहाँ पढ़ा रहे थे, तो तुम यहाँ बुला दिया, अब घूम के यही जाके टेरी बोलेगा, कोरस करेगा, खराब हो गया यहाँ पर। तो अब माताएं जो होती हैं, लड़का कुछ अगर बिगड़ भी रहा है तो अरे चलो ठीक है संभालना जाइए, मार खून साथ हुआ है इनकी। कहा नहीं,
कोरस बोलेगा, जैसे एक अच्छा कलाकार हो तो समझ में आए। अब वो कोरस बोल रहा है तो उसकी क्या उम्र होगी। अभी एक बार ये गाएगा, चूंकि भानु गा रहे थे तो अब उनको ये लगा, तो हम सो के सुन रहे थे, धीरे धीरे वापस आ गए थे तो सुन के सो रहे थे। तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनको ये है कि लड़का गायक बने, कोरस न करे। भाई उनकी भाव से ये लगा ना कोरस कर रहा है, मैंने जो डर था वो थोड़ा आधा हो गया कि मतलब सपोर्ट कर। तो उठे और उसके बाद गए, एक मियाना में मंच होता था उसको गाए। तो 52 कलाकार थे उसमें, तो 7वां स्थान हमारा आया। जब शील्ड मिली हमको, भाई 6 महीने में अब तैयारी वारी सब इधर उधर करके, और जब एक शील्ड मिली और माला पहना के सम्मान किया गया, तो अब हम लोगों को पूछना है, उड़ने लगे। बच्चे थे, उड़ने लगे कि अरे अब तो 52 कलाकार को हम छाट के कलह से गा रहे हैं और आज पहला मंच है और हम शील्ड जीत लिए। सब लोग कहे कि नहीं बढ़िया है। गुरुजी भी हमारे बैठे थे, अमरदेव जी, वो कहे कि नहीं बेटा नाम करेगा, तुम मेहनत करो। और वहीं से सिलसिला चालू हुआ। फिर जो है अपना तो बिरहा आप बजावता गाने लगे पहले बिरहा के कलाकार हो। बिरहा में कहाँ कहाँ आप गए, किसके किसके साथ गए? बिरहा में तो बिरहा जगत में जैसे तमाम कलाकार जो हुए, अब कंपटीशन विजयलाल से नहीं गाए हैं, लेकिन तमाम मंचों पर संगत हुई। जैसे 3 कलाकारों का कंपटीशन हो गया तो एक हम भी थे वहाँ पर। और विजयलाल हैं, सुरेंद्र हैं, परशुराम जी हैं, और ये जो है जितने भी इधर राम जन्म जाबाज हैं और श्यामदेव प्रजापति हैं, सभी लोगों से हमने बिरहा गाया। और क्षेत्र के तो तमाम कलाकार हैं तो क्षेत्रीय गा रहे हैं। पहले सिधारी बिरहा गाते थे, कंता जी बिरहा गाते थे, तो उन लोगों के संगत में और गाए, बढ़िया गाए। ये नहीं था कि कोई कह दे कि नहीं चलो यार बंद करो। तो वे लोग जो बिरहा गाने वाले लोग थे, उनका बिरहा या तो जीवन भर वो बिरहा ही गाते रहे। हाँ, लेकिन आपने दूसरी तरफ अपने आप को भी मोड़ लिया। आपने अपने आप को दूसरी तरफ भी मोड़ लिया, उसमें जोगी गीत जो आप गाने लगे। देखा, ये कैसेट जब आया, कैसेट तो पहले से था, रामदेव गुरु जी गाते थे, बेचन जी गाते थे, तो हम लोग बैठ करके बिरहा सुनते थे। रात रात भर बिरहा लग जाता था तो सुनते थे हम लोग उन लोगों को। तो अब 75 का हमारा जन्म है, तो समझ ही रहे हैं कि बहुत बिरहा पकड़ में नहीं आई। पुराने लोगों को उतना सुनने का मौका नहीं मिला। रामदेव गुरु जी का 2-4 मंच सुने और बुल्लू जी का 2-4 मंच सुने, लेकिन उनसे प्रेरणाएं काफ़ी मिली। बाकी भीष्म पितामह परशुराम जी थे, और इधर जो है राम आशीष पासवान जी थे। तो इन लोगों से गाने में और बिरहा सुनने में बड़ा आनंद आता था। जैसे कभी कभी एक आध मंच होता था, चूंकि हम लोग अपने श्रेणी के कलाकार थे, तो हम लोगों में सीनियर थे विजयलाल और ओम प्रकाश जी, तो इन लोगों से, ओम प्रकाश जी से भी मंच गाए हैं हम। तो अब 1-2 मंच उनसे मिल पाता था, चूंकि वो लोग बड़े थे। तो जब छोटे कलाकार का क्या होता है कि बड़े कलाकारों के साथ जब छोटे कलाकारों को लगा दिया जाता है तो वो मना करते हैं। कुछ ही कलाकार ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं चलो यार छोटा है तो इसको हाथ दो, आगे बढ़ेगा। नहीं तो बहुत कलाकार ऐसे होते हैं कि जब बिरहा जाती है उनसे कि तो कहेंगे एक ठो कौन है, अरे एक ठो मुन्ना लाल नाम का एक नया कलाकार निकला, अरे यार पगला गए हुआ लोग। हमारा स्टेटस ओम प्रकाश से चला, मान लीजिए विजयलाल, हम नाम नहीं ले रहे हैं, एक ये दे रहा हूँ कि जैसे बड़े कलाकार के पास गया, अरे यार कहाँ छोटे कलाकार से भिड़ा रहे हो, फला छोड़ो, हमारे जोड़ी का करा, फलाना को करिए। तो ऐसे जो तमाम छोटे अच्छे जो कलाकार थे वो बिरहा के फील्ड नहीं पकड़ पाए। गाते अच्छा थे, तमाम ऐसे कलाकार थे, क्योंकि सहयोग नहीं मिला। मैंने लगभग एक तरह से न लोगों ने प्रोत्साहित किया, न मुकाबले में आए। हाँ, मुकाबले में नहीं आए तो भाई हरासमेंट तो छोटे कलाकार का होना है। अगर हम गाएंगे, एक मंच बढ़िया गा दिए, तो दूसरे मंच पे लोग चाह रहे हैं कि इनके साथ हो जाए, तो मना कर देते थे, नहीं उसको मत करिए, दूसरे को कर लीजिए। ऐसा बहुत सारे गायकों के साथ हुआ, बहुत सारे गायकों को। अब हम लोग बढ़िया मंच गाए, कभी किसी मंच से ये नहीं हुआ कि यार बंद करो बैठो क्या गा रहे हो। लेकिन कभी कभी ये हुआ कि जो जहाँ मंच हुआ, अगर 1-2 मंच गा लिए, कोई नया कलाकार मिल गया, प्रणाम नमस्कार किए, बड़े कलाकार हैं भाई। अब छोटे कलाकार हम तो जानते हैं कि हम तो विश्वनाथ हो नहीं जाएंगे, विजयलाल हो नहीं जाएंगे भाई। जो हमारी क्षमता, जो वो लेवल अपना बना लिए, तो उनका लेवल बन गया है, तो हम लोग तो जाते थे तो सम्मान ही करके गाते थे। लेकिन बिरहा कहीं 19-20 हो गई
तो अब उनको ये लगता था कि नहीं, ये बाद में डिस्टर्ब करेंगे जनता, 2-4 ठो लोग वाह वाह कर रहे हैं, या मंच से हम उतरे हैं तो 4 लोग अब हमको भी घेर के बतिया रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ये लगता था। तो इसमें कहीं ना कहीं इसके हम लोग शिकार हो गए। शिकार हुए। वो मंच नहीं मिला, और जब नहीं मिला तो हम शासन की तरफ झुक गए। अच्छा। जैसे कैसेट गाते थे, आवाज़ थी, तो हम निर्गुण गाए वही जोगिया गीत सबसे पहले हमारी आई। एक दिन जाना पड़ी है सबके कचहरिया, उड़ के ललकी चदरिया, धर्मवा बिगाड़ दिहलस मनवाला। तो जब हम वो कैसेट गाए तो इसमें कंपनियों का कम दोष नहीं था। जैसे वो कैसेट हमारी गई, और हमारे बड़े भैया आज़ादपुर मंडी के सेक्रेटरी रहे हैं बेचू यादव जी, तो वो उस कैसेट को सुने तो वो कहे रुको इसको टी सीरीज से लॉन्च कराते हैं। फिर इसके बाद हमको विपुल शर्मा जी के यहाँ भेज दिए पटना, तो हम गए वहाँ से। तो ये जो है कलाकारों का शोषण जगह जगह होता है। हम तो बचपन से ही अनुभव किए हैं इसको कि कलाकार कुछ अच्छा चल रहा है तो कब लूट लिया जाए। तो हमने बहुत पैसा भी इस गाने में खर्च किया, और विपुल शर्मा उसका कराए भी। आपके मन से मैं बोल रहा हूँ कि वो भारत कंपनी के बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन कर्म कहीं ना कहीं करता है आदमी तो खो जाता है। ईमानदारी अगर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है वो। हम उनको सब पैसा दिए, सेंसर का भी पैसा दिए, और कहे कि नहीं टी से तो ये वेब से करा दीजिए। वो नहीं कराए, और पैसा भी ले लिए। बाद में रंजना कैसेट से लॉन्च कर दिए। जब कैसेट आई तो चर्चाएं होने लगी। सीडी का जमाना था, जहां लगता था तहां निर्गुण मुन्नालाल का लगाओ, वही जोगिया लगाओ, एक दिन जाना पड़े कचहरिया। तो वो अब लोकल कंपनी थी, लेकिन मेहनत हम लोग किए। जैसे उसको लोगों को प्रयास किए सुनाने के लिए, भैया एक हमारा गीत आया सुनिए उसको। और जब सुनने लगे तो हर मंदिरों में बजने लगा, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़ा में बजने लगा। तो एक पहचान मिल गई उससे कि चलो ठीक आ रहा। लेकिन अब छोटी कंपनी थी तो वही, तो वो दब गया। फिर भाई एक कैसेट में आदमी लाखों रुपया खर्च कर दे तो दूसरी में सोचता है ना कि हमको हमारी रिकवरी कुछ नहीं हुई। मंच तो बढ़ गए हमारे, लेकिन रिकवरी नहीं हुई, तो इसलिए कैसेट गाने से थोड़ा सा ये हो गया, तो विलम्ब कर दिया। और उसी समय 2-4 निकाले होते तो स्थिति कहीं और होती। फिर हम शासन में परीक्षा दिए तो शासन में हो गए। तो जितनी भी परीक्षा दिए आपके आशीर्वाद से आज तक बढ़ते गए। कहते थे हमारे यहाँ उस समय थे त्रिपाठी जी डीएम थे, तो वही कराए थे प्रतियोगिता सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की। तो उसमें करीब 56-57 कलाकार थे जिले के। तो उसमें 6 कलाकारों को उन्होंने चुना था। 6 कलाकार में एक मैं भी था। तो जब हम लोग चुन लिए गए, रजिस्टर्ड हो गए, तो कुछ ही दिन बाद हमको लखनऊ भेज दिया गया। अच्छा। तो उसमें वीरेंद्र भारती एक थे, बहुत अच्छा लड़का गाता था, लेकिन वो छोटा था तो बच्चा की वजह से छट गया। और जो 2-3 कलाकार गए थे वो लोग जबरदस्ती के थे। मिश्रा जी थे, तो हरिहरपुर घराना चलता है हमारे यहाँ, तो वहाँ से फेम थे लोग, तो उनको अपना ग्रेड मिला था। वो लोग गए, सब छट गए। एकल मैं लखनऊ बचा। आजमगढ़ जिले का एकल पहला कलाकार सरकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 99 में मैं लखनऊ में हुआ। 98 में यहाँ कराए थे कार्यक्रम लास्ट में, और 99 में वहाँ लखनऊ से हो गया। तो लखनऊ से तमाम कार्यक्रम चलने लगे। तो पूरे प्रदेश में, कहीं मुजफ्फरपुर, तो कहीं दिल्ली, तो कहीं बम्बई, और अपना पूर्वांचल तो चला। पूरे प्रदेश तक हम लोग गाए, और सरकार की योजनाओं को लेकर के। तो संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और बड़े विभाग जितने थे, तो इसमें हमने जोड़ा, प्रयास किया कि जैसे 6 लोग जा रहे हैं बिरहा लोकगीत गा रहे हैं, तो हमारा रेट कम मिल रहा है, थोड़ी सी पार्टी बढ़ाएंगे, कल्चरल हो जाएगा, उसमें फरुआही कर देंगे, धोबियौआ कर देंगे, गुणौआ कर देंगे, तो 14-15 लोग हो जाएंगे, तो अर्थ की व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी, तो लोगों की आजीविका चल जाएगी, कायदे आजीविका चल जाएगी। तो आज हमारे साथ 60 कलाकार वर्क करते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी संख्या है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका से आए थे हमारे भारत भ्रमण में, तो हम लोग आगरा के एयरफोर्स के एयरपोर्ट पर हमारा कार्यक्रम लगा था। अच्छा। जिसमें 15 लिल्ली घोड़ी लेके गए थे। अच्छा। और 34 लोगों की टीम गई थी वहाँ। तो कितनी लिल्ली घोड़ियाँ हैं आपके पास अभी? 20 की संख्या में है। अच्छा। तो 20 की संख्या में है। और बाकी संस्कृति विभाग का कोई बड़ा कार्यक्रम लगता है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं, या कोई विदेशी मेहमान आते हैं, तमाम देशों से आए लोग, तो चाहे वो काशी में आए, चाहे लखनऊ में आए, चाहे आगरा में आए, चाहे गोरखपुर में आए, तो हमारा कार्यक्रम कहीं न कहीं लग जाता है।
तो इससे जो 60 लोग कलाकार जुड़े हुए, कभी इस कार्यक्रम में, कभी उस कार्यक्रम में, कभी 2-2 3-3 टीमें बनानी पड़ती है। तो वो अपना उन कलाकारों की भी दाल रोटी चल जाती है और हम भी खुश रहते हैं। कम से कम परिवार को ये नहीं पूछना कि चलो बेटा पढ़ रहे हो तो तुम्हें फीस कापी देने की कोई दिक्कत हो। तो मैंने इस तरीके से आपने अपनी टीम को बढ़ाया। जी। इन कलाओं का जो पुराना स्वरूप है, जैसे जो पुराने गांव में टीमें जो हैं, यहाँ के आसपास के इलाकों में कितनी होंगी? गिनी चुनी है। अच्छा। जैसे यहाँ धोबियों की, चाहे गुणों की, चाहे फरुआही की, चाहे ये जो कहा जाए ये जो नाचते हैं लोग पावरिया की, ये टीमें गिनी चुनी रह गई क्योंकि फील्ड में उनका काम है नहीं, जनता बुला नहीं रही है। और सरकारी फेम जैसे हमने दिया तो तमाम अच्छे कलाकार हमसे जुड़े और उनको मंच मिला, वो अलग की बात है। लेकिन एक तरह से कह लिया जाए तो ग्रामीण अंचल में प्रोग्राम सबके हर विधाओं के कम हो चुके हैं। पहले नाच की मंडलियां जो चलती थी, नौटंकी चलती थी, सब कहाँ अब हो रहा है। और ये सब जो है एक तरह से अब कह लीजिए कि हम तो ये नहीं कहेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन एक तरह से उनका ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है। तो ये जो कलाकारों के सामने समस्या है जिस पे बातचीत लगातार होनी चाहिए, उस पर बातचीत नहीं हुई। बातचीत प्रायः कुछ कलाकारों के घरों पर हो जाती है, कुछ की गाड़ियों पर हो जाती है, लेकिन ढेरों ऐसे कलाकार हैं जो बेचारे वास्तव में कलाकार हैं। मैं देखता हूँ, उनका चेहरा देखता हूँ तो रुलाई आती है, उनका गाना सुनता हूँ तो लगता है कितनी खुशी की बात है, कितना उनकी प्रस्तुतियाँ देखने के बाद पता लगता है कि अरे वाह, कमाल की प्रस्तुतियाँ हैं। मैं आपसे बता दूं कि मैं गया, ऐसे कलाकार हमारे टीम में हैं जो अच्छे कलाकार नाल भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं, मृदंग भी बजाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं और इतने बड़े कलाकार, मतलब हर विधा का कलाकार। और वो अपने घर में सोए थे फटी गंजी और इसमें हम गए, जगाए कि चाचा उठिए, आपको कार्यक्रम में चलना है। कहे बाबू अब वो समय गया, आप कहाँ कार्यक्रम में। कहे चलिए हमारे साथ। और गए, जो साज मन करे वो साज बजवा लीजिए। हम उनको सम्मानित किए और आज तक वो जुड़े हैं। कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, अगर एक कार्यक्रम होता है तो पहले हमसे पूछ लेते हैं, दूसरी जगह जाते हैं और ठीक ठाक है। उनका जो है कम से कम बुढ़ापा में लड़के नहीं देंगे तो सुरती पान के लिए अपना काम कर लेते हैं, अपने परिवार को 10 रुपया दे लेते हैं। मैंने इतने सक्रिय हो गए और इतना उनको जगह मिल गई। जी जी जी। और तमाम ऐसे कलाकार हैं, तमाम कवि ऐसे हैं। जैसे हमारे यहाँ खेदन कनौजिया जी थे, एक निर्गुण हमने गाया था, तन से तन होत उत्पन्न धन्य विधना की रचना। उसमें उन्होंने पूरा विज्ञान लिख दिया। कभी को कोई रिटर्निंग कर थोड़ी पाता है कुछ। हम तो कलाकार हैं, जैसे हमको एक गीत लिख के दे दिए, चाहे वो हमारे पूज्य भोला कवि जी रहे, चाहे खेदन कनौजिया जी की बात कर लिया, चाहे अमरदेव जी की बात कर लिया, चाहे प्यारेलाल जी की बात कर लीजिए। हम तो राम नरेश जी से लेके प्यारेलाल जी का सबका भी राग आया। तो अब जब चलता है कार्यक्रम तो दौड़ना पड़ता था, 50-50 भी राह याद करते थे हम लोग, कब किसको कहाँ से जोड़ देना पड़े। मुन्ना भाई, आपको ये जोगी गीत गाने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, और क्या इस इलाके में पहले जोगी आते थे आपके बचपन में? जोगी तो आते ही थे, शुरू से ही आ रहे हैं। और जोगी एक दिन के नहीं आते थे। जोगी पहले फेरी लगाते थे, 1 महीना, इसके बाद लेके जाते थे। जो भी गुदड़ी की बात आप कर रहे थे, तो वो लास्ट में जोगी की विदाई होती थी। तो जोगी से हमको प्रेरणा नहीं मिली। हमारे यहाँ एक नाच चलता था। अच्छा। हीरालाल जख्मी जी का नाच, सोठी बिरजा भार, और ये चलता था, जरगो का नाच मशहूर था। अच्छा। तो तो हीरालाल जख्मी उसमें जो है बहुत बढ़िया राजा भरथरी पिंगला की गाथा सुनाते थे, तो वो सरंगी लेके गाते थे। तो वो हमको लगा, तो हमारे माइंड में गया कि काहे नहीं इसको रिकॉर्ड कराया जाए। अच्छा। तो हम लोग उस गीत को लिखे और इसके बाद जाके गाए। और जब वह निर्गुण निकला, सबसे पहले सरगी में हमारा वह गीत, तो ये तहलका मचा दिया। इसके बाद तब कलाकार कहे कि नहीं, गा इस पर काम करना चाहिए। तो तमाम लोग, अब तो जोगी गीत तमाम कलाकार गा रहे हैं, लेकिन उस
जोगी गीत का हमें इतना बेनिफिट मिला कि लाखों पब्लिक में या कहीं भी किसी भी जिले में चले जाते हैं और एक बार कहते हैं कि नहीं वो मनवा लहरी वाला हम गाए हैं, तो आदमी वैसे नहीं पहचानता है लेकिन तुरंत कहता है कि अरे आप ही गाए थे। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला उस गीत से हमको और सब ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक बड़े कलाकार ने आपको प्रेरित किया कि आप जी गाइए। तो उसमें कितने गीत गाए आपने? निर्गुण के तो हमारे कम से कम उसमें तो 8 गीत हैं। उसमें ये गीत है तन से तन होत उत्पन्न धन्य विधना की रचना। खेदन कनौजिया यहीं के रहने वाले हैं, 2 पास थे और वो लिखे थे जब हमने सीएमओ को उस कैसेट को, चूंकि 8 गीत आता था तब कैसेट आता था, तो 8 गीत था उसमें। जब सीएमओ को उसको दिए सुनने के लिए कि सर सुनिए, तो सीएमओ साहब सुने और फिर रिटर्न फ़ोन किए हमको अपने घर से। तो कहे मुन्ना लाल कहाँ हो? हम कहे कि सर घर है। कहे कि भाई ये गीत आपने लिखा है? तो हम कहे नहीं, खेदन कनौजिया गुरुजी लिखे हैं। कहे कि हमारे तरफ से उनको धन्यवाद दे देना यार कि पूरा विज्ञान, एक्चुअल विज्ञान की किस स्थिति में माँ के पेट में बच्चा होता है, आप भी कभी सुनिएगा, मौका लगेगा, धन्य विधना की रचना। उसमें माँ के पेट की बात कभी न, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कभी, तो उसको लिख दिया था। तो सीएमओ साहब ने जब हमें आशीर्वाद दिया तो हम कहे कि चलिए अब उनकी आत्मा को धन्यवाद दीजिए कि कभी जी नहीं रहे। तो ऐसी ऐसी गीतें हैं और कभी लिखते हैं कलाकार उसको गा के पॉपुलर हो जाता है। तो आपने कितने गीत गाए होंगे वैसे? अरे गीत तो हम निर्गुण के कम से कम 50 गीत होंगे हमारे, और अपने से ही रचना करते हैं जो भी रचनाएं हैं। चूँकि जब बाजार बढ़ा, गर्म हुआ, डीवीडी का ज़माना आया और नेट का ज़माना आया, तो कभी से अब वो पेशेवर हो गए। तो वो डिमांड करने लगे कि हमको 10 गीत दोगे तो तुमको, अरे 20,000 रुपया दोगे तो 10 गीत देंगे। तो जब गीत बिकने लगी तो फिर हम लोग वहाँ से हटना शुरू किए, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ कर नहीं रही थी कि हम 10,000 दे के कभी से गीत लें, फिर 10,000 खर्च करके जाके स्टूडियो में गाएं। तो हम लोग फिर अपने रचना करने लगे। तो टेढ़ी सोझी रचना में कम से कम लगभग अब तक 500 गीत लिखे होंगे। बहुत बड़ी संख्या है। जो हमारी गीतें हैं तमाम चैनल पर हैं, कम से कम 100-150 गीतें होंगी, जिसमें समाज के प्रति ज़्यादा गीतें हमारी है, दहेज है और ये है, जितनी भी समाज की बुराई है। एक गीत हमने कलाकारों के प्रति गाया था कि कलाकार, अभी आप जेपी जी से सवाल कर रहे थे कि क्या कलाकार को नहीं सोचना चाहिए। कलाकार सोचता है, और उसमें किसी पार्टी के लोग, राजनेता जो हैं, हमेशा कलाकार का शोषण किए। और मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। एक गीत हमने गाया था कि मजदूरों से बदतर हालत यारों इस कलाकार की, किसकी बात करूं मैं यारों, नेता या सरकार की? किस नेता की बात करूं, किस सरकार की बात करूं? वाह वाह ताली बजती है, कलाकार झूम के गाता है। कलाकार झूम के गाता है, घर में डांटे पड़ती है जब वापस हो जाता है। आवारा कह लोग बुलाते, फिक्र नहीं फनकार की, किसकी बात करूं मैं यारों, नेता या सरकार की? घर में जाता है, पत्नी कहती है कि अरे भाई ताली बटाए हो, मोमेंटो लेके आए हो, कोई तुमको पूछ रहा है, इसको ले जाओ, फेंक दो उधर, फेंक दो। लड़के भूखे हैं, फीस का पैसा नहीं दे पाया, तुम जो है कलाकारी करके बड़े मन से आ रहे हो, दाल सब्जी का ख्याल है? बहुत अच्छा। तो कलाकार बेचारा रोता है, निरीह है, दर्द है, लेकिन कह नहीं पाता है। और सरकारें और ये नेता लोग हम देखते हैं कि जब मंच से काम खत्म हो जाता तो पैर से हारमोनियम ढोलक हटाई जाती। हम लोग भी कभी किसी पार्टी से गाते थे तो मानते थे कि अरे फला नेता है, हमारे भगवान हैं, इनका ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, वो जिंदाबाद। और बाद में चलने के बाद खोजना पड़ता था कि कोई पार्टी का पैसा देगा कि अब घर से देना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद है कि कलाकार की जिंदगी का जो आपने बयान किया, एक मराठी के महान कवि थे नारायण सुर्वे जी। तो वो बहुत महान कवि थे, और एक बार उनको कोई सम्मान दिया गया तो उन्होंने कहा, जो शील्ड वगैरह या उनको कोई मोमेंटो दिया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बजाय अगर 15 रुपए मिल जाते तो मैं अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीद लेता।
ये बहुत ही मार्मिक बयान है। सही है। और हर कलाकार मंच पर बादशाह होता है, लेकिन जब घर की तरफ लौटता है तो भिखारी की तरह लौटता है। ये बहुत बुरी स्थिति है। ये बहुत बुरी स्थिति है कि उसको इस तरीके से लौटना हो तो क्या समाज में देगा, क्या करेगा। ये बात तो सही है। वही हम अपने कलाकार भाइयों के लिए कहे कि मान बढ़ाई के चक्कर में कलाकार क्यों लड़ता है, अपनी उसको फिक्र नहीं, दूसरे की झोली भरता है। कब जागेगा, बात करेगा या अपने वो अधिकार की। जी। किसकी बात करूं मैं यारो, नेता या सरकार की। जो नेता है, जिस पार्टी के लिए गा रहे हो, वो तुमको पेमेंट नहीं दे रहा है, पार्टी का पैसा अपने चुकाना पड़ रहा है। और सरकारें हैं, मैं बता दूं आपको आपके इस प्रोग्राम में कि कलाकारों की दर्द इसमें भरी हुई है। लेकिन कलाकार अपने में अभी कह रहे हैं कलाकार हीरो है, बढ़िया कपड़ा चाहिए उसको, बढ़िया ड्रेस चाहिए, बढ़िया कॉस्ट्यूम चाहिए। और सरकारों की ये गति है कि पेंशन सरकार दे रही है कि कलाकारों को हम पेंशन दे रहे हैं। और पेंशन की गुणवत्ता ये है कि 2400 रुपया अगर वार्षिक आय उसका होगा उस कलाकार का, तो उसको पेंशन मिलेगा। बताइए। अब बताइए कि एक कलाकार जो बढ़िया ड्रेस पहन के मंच पे जाता है, पाउडर क्रीम लगाता है, मेकअप करता है, तो 2000 रुपया तो उसके एक मंच पे खर्च हो जाते हैं। और 24 का लेखपाल से लिखा के देगा कि मेरी आमदनी 2400 रुपये वार्षिक है, तो उसे पेंशन मिलेगी। कौन सा कलाकार दे देगा? तो ये गति है सरकारों की। और आज से नहीं, 1947 से कभी कोई कलाकारों के बारे में नहीं सोचा। यश भारती दे दिए, पद्मश्री दे दिए, किसको दिए? जिसके पास करोड़ों रुपया उसको दे दिए। और कलाकार दौड़ में चल रहा है, सैकड़ों कलाकार घर से निकल रहे हैं उसी दौड़ में कि हम देश का नवनिर्माण करेंगे। कलाकार समाज का दर्पण होता है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है। और हम समाज के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। और उसके लिए मिल क्या रहा है हमको कि इस खाका के अंदर आइएगा तो आपको पद्मश्री दे दिया जाएगा। तो पद्मश्री तो खुद एक करोड़पति आदमी है, उसको दीजिए चाहे मत दीजिए, वापस कर दे रहे हैं। दिनेश लाल जी को मिला था, यश भारती लौटा करके पद्मश्री ले ली। तो जिसके पास रुपया वो उसको लौटा के उनको वो ले लेगा। लेकिन आप कलाकार के लिए कभी कोई योजना चलाए? किसी सरकार की मैं बात कर रहा हूं। क्या कलाकार को पेंशन की जरूरत नहीं है? कलाकार को कॉस्ट्यूम के पैसे की जरूरत नहीं है? जाहिर सी बात है। लेकिन सैकड़ों की भीड़ को कलाकार कमांड करता है। और पैसे की बात छोड़िए, पैर से हारमोनियम को टालते हुए हम लोगों को देखा कि हटाओ यार इसको, हटाओ हटाओ, कार्यक्रम खत्म हो गया, कलाकार जाइए। कोई मंच नहीं कलाकारों के लिए बनता है। तो मैं अपना स्वाभिमान बचाता हूँ, किसी भी मंच पे बिना बुलाए नहीं जाता हूँ। जाता हूँ तो कहता हूँ कि हमारी प्रस्तुति होगी तो आऊँगा, इतना पैसा लूँगा तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। ठीक बात। भाई जब हमारी आपको फिक्र नहीं है, सांसद में भोजपुरी को 8वीं सूची में आप डलवा रहे हैं, भोजपुरी 8वीं सूची में है और मुन्ना लाल भूखों मर रहा है, तमाम कलाकार दाल रोटी के लिए कलप रहे हैं। और वो डग्गा बजा के सैकड़ों लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। दुख है आदमी को तो गा रहा है तो थोड़ा सा हंस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, कहाँ किसी को फुर्सत। ये जो भयावह स्थिति है, इसके बावजूद आपने एक बड़ी टीम बनाई जी। उस टीम को कैसे, किन किन मुसीबतों और परेशानियों और स्थितियों को झेल कर आपने बनाया? मुसीबतें मिली ना, गांव में गए खोजे तो वो तैयार नहीं थे, क्योंकि रेट जो है सरकारी रेट है, एक मानक है, सबसे गिरा हुआ रेट है। तो अब हम कहते हैं कि चलो भैया आपको जो है दिन भर का 500 रुपया मिलेगा। चूँकि हमारी पॉकेट यही अलाउ कर रही है, तो कम से कम लगातार 10 दिन कार्यक्रम कर दोगे तो आपको जो है 5000 रुपया हो जाएगा, तो कम से कम काम चल जाएगा। तो कलाकार कहता है कि 500 रुपया तो हम दिहाड़ी 400 रुपया ये जो गर्रा के थमा के माटी हम ये कर ले, कहाँ जाए तोरे संगे जो 24 घंटा हम सेवा देव, यहाँ कार्यक्रम करेंगे फिर रात भर रुकेंगे दूसरी जगह कार्यक्रम करेंगे। फिर भी हम लोग जोड़े उसमें कि 80 कलाकार जोड़ लीजिए तो हमको 60 की जरूरत रहेगी, तो उसमें से छांट के कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा करके उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। और जब सबसे कम मानक देंगे, भाई जो मिलेगा उसी में से बांटना है, अपने घर से तो लगाएंगे नहीं, हमें भी 10 रुपया उसी में से कमाना। हमारा भी परिवार पूछेगा कि भाई आप बड़े कलाकार घूम रहे हो, आपका लड़का फीस के बिना ये कर रहा है। तो हम लोग तमाम बार ये किए
कि देखिए रेट कलाकारों का कम से कम ठीक हो जाए, कि जो शासन से जुड़े हुए कम से कम किसी बहाने कुछ मिल जाए दाल रोटी की। लेकिन जब कलाकार का कोई संगठन नहीं है, अपने आप में कलाकार नेता है, अभी 10 कलाकारों को जुटाइएगा तो 10 कलाकार में ईगो इतना हर्ट करता है कि अब वो चश्मा लगा लिए हैं, टोपी लगा लिए हैं और जैकेट पहन लिए हैं, तो कहते हैं यार हम तो खुद है 500 लोगों को भीड़ में जुटा रहे हैं, एक कलाकार के पीछे क्यों चलेंगे। और किसी संगठन को बनाने में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या ये तमाम इसकी ज़रूरतें होती हैं। तो कोई कलाकार किसी को ये बड़ा देखने के लिए नहीं है, बराबरी में। मैंने अध्यक्ष एक बनने योग्य है तो कहेंगे हमको ही बनाइए, हम ही को बनाइए, हम भी तो 500 लोगों को कमांड कर रहे हैं। और जो अपने कलाकार नेता हुए हैं उनसे तो और दिक्कत है। जो हमारे कलाकार उठ के विभाग में चले गए, बड़ा नाम कमा लिए, उनसे तो हमसे ऐसे ईर्ष्या हो जाती है। अब नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन पहुँचे लोग 2-2 बार 3-3 बार MLC रहे हैं और कलाकारों की बात नहीं की, बल्कि कलाकारों का शोषण किया उन्होंने। मंच पे गए, पार्टी से अब वो हैं, उन्हीं को पैसा मिल गया, अपना जो है पॉकेट में रख लिए, 200-400 रुपया इधर उधर करके दे दिए और शोषण कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब वो अभी वो होगा तो कहेगा कि विरोध कर रहा है। भाई जब हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं तो हम कैसे मान लूँ कि आप हमारे बड़े भाई हमारा सहयोग करना चाहते हैं। तो ऐसे में मुन्ना भाई क्या भविष्य दिखता है कलाओं का? कलाओं का भविष्य देखें, कलाएं कभी मरने वाली नहीं है, क्योंकि ये हृदय जो है बड़ा ही कोमल है और इसे संगीत का प्यार चाहिए, चाहे वो शॉर्टकट में चाहिए चाहे फूल चाहिए। तो ये मनोरंजन का सिलसिला चलता रहेगा, चाहे वो मंच के माध्यम से जाए, चाहे मोबाइल के माध्यम से जाए, चाहे आप जाके बाथरूम सिंगर बन के गा लीजिए, लेकिन मनोरंजन चाहिए। मनोरंजन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। संगीत नहीं होगी आपके दिल में तो ये आदमी खत्म हो जाएगा। और जो अश्लीलताएं की जा रही है, ये बहुत पहले से भोजपुरी का कौन सा फिल्म है ऐसा जिसमें कि आधा कपड़ा और ये नहीं दिखाया गया है। आज भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन देखिए हिंदी फिल्मों को उठा के देखिए, छोटा आदमी होता है तो लोग कहते हैं ना कि गंदगी कर दिया, तो अरे गंदगी कर दिया यार, हटाओ गंदगी कर दिया। और बड़े कलाकार तमाम गंदगी परोस रहे हैं, नाम नहीं लिया जा रहा। कह रहे हैं तो जो सोच है उसको समाज को बदलना पड़ेगा। समाज जब बदलेगा, सामाजिक सोच रखेगा तो होगा। हम जब ये टी सीरीज में हमारा गीत गया निर्गुण, तो वहाँ से ये मिला, बेचू भैया बता रहे थे कि वो हुआ कि अरे यार अब तो मंदिरों में ये सब बजने वाली गीतें हैं, इसको छोड़ के किसी कंपनी से बात किए थे, तो कहे यार मंदिरों में ये सब बजने वाली। आज भी अच्छे आदमी है। जिस चैनल पे पड़ा हुआ निर्गुण मिलियन में गया है, एक नहीं 10 चैनल चढ़ाए उसको। हम अपने चैनल पे नहीं चढ़ा पाए उसको कॉपीराइट के वजह से, और हमारा चैनल भी अभी आप जानते हैं दुखी हैं लोग, हम लोग की भाई उस कंप्यूटर का ज़्यादा जानकारी नहीं है हम लोगों को। लेकिन जिस चैनल पे चढ़ा मिलियन गया, तो आज अच्छे श्रोता नहीं है। एक हमारी राम की भजनियाँ चल रही है, जबले जिया तबले सिया राम के भजनियाँ, लाखों लोगों ने उसको सुना और सुन रहे हैं लोग, डेली सुनते हैं लोग, हजारों लोग। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों की है, लेकिन अब एकदम गंदगी है परोसिएगा तो उसके बारे में क्या है, मिला के चलना पड़ता है। मुन्ना भाई एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? भविष्य की योजनाएं, हम लोग तो लोक संस्कृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है मृदंग है, कसावर है, करताल है, फरुआही है। आने वाले समय में लोग जाने की क्या स्टेपना होती है। 1 मिनट में धोबियाऊ का कलाकार डांस करने वाला 1 मिनट में कई फेरे राउंड लगा देता है, इतनी एनर्जी से काम करता है। ठेका बजाने वाला जो बजा रहा है वो 1 सेकंड में कितने थाप मारता, मतलब 1 मिनट में कितने उसको बदल देता है। गांव में वो कलाएं हैं जो सीख के आया है, बल्कि संगीतबद्ध है, वो खोजेगा 1 2 3 4 करेगा, तब तक ये बजा के कहेगा कि दिखाओ बेटा बजा के ऐसे। क्योंकि ये प्रकृति देन है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये प्रकृति की देन है। हमारे अंदर कुछ नहीं है, हर आदमी में अलग अलग है। आप में कुछ है, हमारे में कुछ है।
कवि जी में कुछ है, आप में कुछ है, लेकिन सब लोगों का अलग अलग है, तो एक दूसरे का की तुलनात्मक नहीं है। लेकिन एक से एक कलाकार इस जमीन पे पड़े हुए हैं और हम लोग संजो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये लोग जिंदा रहें, कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि कभी गवाई होती थी, जात पिसवा चलता था, जाता के साथ गीत गाई जाती थी, कभी कजरी गाई जाती थी मौसम में। आज जान रहे हैं भोजपुरी पंजाबी गीत पे, हिंदी गीत पे कजरी गा रहे हैं। कजरी महोत्सव में वो फेम बड़ा सा लग रहा है। कौन से कलाकार है भैया? भोजपुरी के कलाकार संगीत आ गए हैं कजरी के, और कजरी से छुआई भी नहीं है। कजरी का धुन लय उनको पता ही नहीं है, वो कजरी गा रहे हैं और बड़का माला पहन करके मोमेंटो लेके और लाखों रुपए लेके जा रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम विधा जिंदा ना, उसको बताने का प्रयास करते हैं, देखो भैया ये कजरी है, ये फाग है, ये चैता है, ये चैती है, ये कहरवा है, ये गुणऊ है, ये धोबियऊ है। लोग जाने तो इसको जानते रहें। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी योजनाओं में सफल हों, आप उन तमाम सारी लोक विधाओं के बीच के जो डिफरेंस हैं, जो फ़र्क हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनसे लोगों को परिचित कराएं। लोक कलाएं आज निश्चित रूप से धूल धूसरित हैं और उनकी पहचान को लेकर एक नया संकट यह पैदा हुआ है कि सिनेमा ने जिस तरीके का फ्यूजन रचने की कोशिश की, उसने पूरी तरह से कन्फ्यूजन रच दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका प्रयास इस कन्फ्यूजन को दूर करेगा और समाज में वो सारी चीज़ें सुरक्षित रखने की एक परंपरा बनाएगा जो लंबे समय तक अपनी पीढ़ियों तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आइए आपको निर्गुण सुनाते हैं जिसने हमें एक परिचय दिया। एक दिन जाना पड़ी है सबके कचहरिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना। एक दिन जाना पड़ी है सबके कचहरिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना। जेह दिन पाती बलम के आई, कौनो बहाना ना चल पाई, हो कौनो बहाना ना चल पाई, के बनी है घर ही कलोगवा कसी कसी के रसरिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना। छुट्टी है बाप मतारी भाई, केहू ना संगवा तोहरा जाई, हो केहू ना संगवा तोहरा जाई, कि लौकी ओह दिन तब तोहरा के अनहारिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना। कैलू कर तब जवन कमाई, है संगवा तुहरा जाई। लोग कहते हैं क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, लेकिन जो किए हो वह लोग छोड़ के जाते हैं। लोग हजारों साल कहते हैं जियो हजारों साल, तो जो कर्म किए हैं वो गिना जाएगा कहीं न कहीं। हजारों साल आदमी नहीं जीता है, लेकिन उसके कर्म जीते हैं। इसलिए कहना है कि कैलू कर तब जवन कमाई, है संगवा तोहरा जाई, हो है संगवा तोहरा जाई, है संगवा तोहरा जाई। तो वह दिन समाज करी तोहरो बढ़ियारिया हो संवरिया, ओढ़ी के ललकी चदरिया ना। आखिरी में कहना है कि सतगुरु शरण में जाई पधारा, आपन बिगड़ल चलन सुधारा, नहीं तो पछतैबू जब भव में पड़ी नेवारिया हो संवरिया, ओढ़ के ललकी चदरिया ना। तो एक दिन दुनिया को छोड़ के चला जाना है, तो गीत तो गवाते रहेंगे, चलते रहेंगे,
लेकिन आदमी मुसाफिर है, आता है चला जाता है। इसी को रामदेव गुरु जी कहा करते थे, हमारे विराट सम्राट, कि आए हो दुनिया में तो कुछ काम करके जाना, गुणगान करे दुनिया वो नाम करके जाना, हीरे की नहीं कीमत बस मोल है पानी का। तो पानी को बचा के रखिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ई बतिया कही गई पहले कह पुरनिया उड़ा ल मौज बबनी जबले बा जवनिया। जब तक जवानी है आदमी ध्यान नहीं देता है, इधर उधर करता है। और आज हम कहां से कहां जा रहे हैं, गर्त की तरफ जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप पुरानी चीज़ों को मत भूलिए। जैसे हम फरुआही की बात कर रहे थे, गुणों की बात कर रहे थे, धोबियों की बात कर रहे थे, बिरहा की बात, चनैनी लोरकी की बात कर रहे थे कि कान में अंगुरी डाल के अकेले आदमी गाता था बिना माइक के, 3 किलोमीटर सुनाता था। आज वो सब नहीं है। आज तो बढ़िया माइक रहेगा तो भी कहेंगे थोड़ा सा भैया भी इको करो, तो थोड़ा सा जो है इसको बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ। नहीं तो पहले 3 किलोमीटर रात में गाते थे, 3 किलोमीटर सुनाई देता था। तो वो सब दम कहां थी कि हमारे मोटे अनाज में थी। तो ये गीत हमने गाया है कि मोटका अनाज खैले, मोटका अनाज खैले पहले के पुरनिया, हजारों साल जियल जाने ले सारी दुनिया, हजारों साल जियल। मतलब मोटा अनाज खाए तो हजारों साल। बजड़ा ज्वार जौ चना कलीटी खाई, बजड़ा ज्वार जौ चना कलीटी खाई, दूध दही माठा पी के दहिया बनाई, आवे ना बुखार कबू स्वस्थ हर जुनिया, हजारों साल जियल जानल सारी दुनिया, हजारों साल जियल। 100 बरस 200 बरस आज भी आप लोग जाते होंगे तो गांव में कई 300 बरस के लोग भी मिल जाते होंगे। तो पहले के थे। जब से महीने का अनाज अपनवल, चिकन चिकन खा के खाली पेटवा बढ़वल, खाली पेट बढ़ गया है, चिकन चिकन राइस प्लेट खा रहे हैं। और पता चला ब्लॉकनेस ब्लड प्रेशर होवे चिकन गुनिया, हजारों साल। मतलब आज हम अच्छा खा रहे हैं, काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं, तो जाके जांच करा रहे हैं। तो इसलिए तमाम बीमारियां हैं। तो आप बचिए और पुराने समय पे आइए, चना चबा के खाइए, ताकि आपकी जुगली होती रहे, मतलब वो पाचन की क्रिया बढ़ती रहे। और मोटे अनाजों पर आइए, नहीं तो आप मैदा खाएंगे तो 40 बरस के बाद बीमारी शुरू होगी और 60-70 तक जाते जाते दहीन हो जाएगा। पशु की जिंदगी। जब युवाओं का देश हो गया, अब बुजुर्ग लोग कहाँ, एक आध गिने चुने अंगुली पर मिल जाएंगे लोग। तो इसलिए आप लोगों से कहना कि आप मोटे अनाज को खाइए। सतमेरवन लिट्टी पहले जौआ का, चनवा का, रहरिया का, मकैया का सबको मिला के कूट के सतमेरवन लिट्टी बनती थी, उसमें प्याज व्याज डाल के, और जब रख दिया जाता था, आज भी रख दिया जा रहा है। तो अरुण भाई वही सबसे ज़्यादा उसी को पसंद कर रहे हैं लोग। आज ये लोग रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, भेली को पसंद कर रहे हैं। तो होना चाहिए कि पुरानी चीज़ों पर आइए आप, नहीं तो नई चीज़ हमको ले डूबेगी। डीजे जय दिन बज रहा है, तय दिन एक नया कलाकार तैयार कर रहे हैं और घर में खतरा मोल ले रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मनोरंजन क्षणिक आनंद है, हमारी व्यवस्थाएं कहीं विलुप्त न हो जाएं, हमारी जो संस्कार हैं वो कहीं इसी में डीजे डांस में गुम न हो जाए। तो मैं एक कलाकार के नाते आप सभी लोग दर्शकों से कहूँगा कि आप सोचिए, चिंतन कीजिए और विरहा को जिंदा रखिए, विरासत को जिंदा रखिए। जब हमारे माँ बाप का संस्कार रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।